तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जो बैच सिस्टम होते हैं, वो बैच सिस्टम के अंदर क्या होता है, इट्स सिमिलर काइंड ऑफ जो रिलेटेड जो बैच के प्रोग्राम्स जो होते हैं, उनका एक बैच बनाते हैं हम। ठीक है, जैसे कि आपके क्लासरूम होता है, क्लासरूम के अंदर आप मान लो आपके थर्ड सेम के 50 बच्चे हैं, तो उनका एक पूरा बैच बना हुआ है, जो भी क्लासेस लगती हैं उनकी एक साथ लगेंगी, नेक्स्ट क्लास आएगी तो पहली जाने के बाद दूसरी क्लास लगेगी सभी की। तो बैच सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपके जो मल्टीपल जो प्रोग्राम्स हैं उनको बैचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और फर्स्ट बैच अरे ओमी सुन ना। हाँ भाई। आपके नेटवर्क लाल बत्ती में चल रहे हैं सर। हाँ जी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं उनके हम बैचेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जो रिलेटेड जॉब्स होते हैं उनका एक बैच बना दिया, दूसरे रिलेटेड जॉब्स हैं उनका एक जॉब बना दिया, इनका एक बैच बना दिया, और इस तरह से क्या करते हैं, बैच बाय बैच सिस्टम्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स फीड होते हैं। यानी कि सीपीयू है, उसके पास फर्स्ट बैच गया, उसके अंदर 20 जॉब्स हैं, उनको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्योंकि एक डायनामिक एनवायरनमेंट है, तो सिस्टम के अंदर दूसरे जॉब्स भी आते रहेंगे, दूसरे ऑपरेशंस फंक्शंस प्रोग्राम्स भी आते रहेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन सिस्टम उनको डायरेक्टली नहीं लेगा। वो क्या करेगा, वो जो जॉब्स आ रहे हैं वो एक टेम्परेरी लोकेशन के अंदर, बफर के अंदर स्टोर होते रहेंगे, और वहां पे एक बैच क्रिएट होगा उन जॉब्स का, जो रिलेटेड जॉब्स होंगे उनका एक बैच क्रिएट करके, और उसके बाद उस बैच को क्या किया जाएगा, फीड किया जाएगा। कब, जब पहले वाला बैच कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका होगा, उसके बाद दूसरा बैच जाएगा, फिर तीसरा बैच जाएगा। इस तरह से बैच वाइज जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम्स का, वो होता है बैच सिस्टम्स। यानी कि इसके अंदर एक सिंगल प्रोग्राम आया, वो जाके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, उसके अंदर बैचेस की फॉर्म में ही क्या होगा, एग्जीक्यूशन टेक प्लेस करेगा। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम। जैसा कि नाम पता है, टाइम शेयरिंग, जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के टाइम को शेयर करता है बिटवीन द डिफरेंट प्रोग्राम्स। मान लो सिस्टम के अंदर 10 प्रोग्राम है, और 1 सेकंड है सिस्टम की, तो 1 सेकंड को 1/10 टाइम के अंदर डिवाइड करके, और हर एक प्रोग्राम को वो टाइम स्लॉट क्या कर दी जाएगी, अलॉट कर दी जाती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, वो फ्रीक्वेंटली स्विच होती है बिटवीन द जॉब्स, फ्रीक्वेंटली आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि सबको मान लो 10 माइक्रो सेकेंड का टाइम दे दिया हर एक जॉब को, तो 10 माइक्रो सेकेंड के लिए एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको वहीं पे सस्पेंड करके और नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू। फिर 10 माइक्रो सेकंड के बाद थर्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 10 माइक्रो सेकंड के बाद फोर्थ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से मान लो 100 प्रोग्राम्स है सिस्टम के अंदर, तो 100 के 100 प्रोग्राम्स को एक एक बार 10 माइक्रो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर वापस दोबारा से फर्स्ट प्रोग्राम के ऊपर आ जाएगा, उसको फिर से 10 माइक्रो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड प्रोग्राम को, एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, जब तक कि प्रोग्राम्स जो है वो सारे एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। ठीक है जी। नए प्रोग्राम आएंगे तो वो क्यू के अंदर लगते चले जाएंगे, और जो नेक्स्ट जो स्लॉट आएगी, जो रोटेशन आएगी टाइम स्लॉट की, तो उस टाइम स्लॉट के अंदर उन प्रोग्राम्स को भी टाइम मिल जाएगा, और इस तरह से वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, टाइम शेयरिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड होती है वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है, एग्जीक्यूशन पावर, तो यहाँ पे जो टाइम, जब ये टाइम स्लॉट जो डिवाइड होती है सिस्टम्स के अंदर, ये इतनी नेग्लिजिबल होती है कि यूजर को उसका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होता कि भाई जो टाइम जो है वो स्विच हो रहा है बिटवीन द प्रोसेसेस, और वो सारे एक साथ एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देते हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है जी। तो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, बैच सिस्टम और टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो जो टाइम शेयरिंग है उसको मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। इसके अंदर जो रेस्पॉन्स टाइम है, दैट मस्ट बी लेस देन 1 सेकेंड। यानी कि उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो रेस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस देन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर जितने भी अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे के एक एक बार तो सभी की टर्न आनी ही आनी चाहिए एग्जीक्यूशन की। ठीक है जी। तो क्या होगा, दैट विल बी इफेक्टिव सिस्टम। दूसरा,
ईच यूजर हैज एट लीस्ट वन प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग इन मेमोरी। हर एक यूजर के पास कम से कम एक प्रोग्राम तो होगा ही होगा जो एग्जीक्यूट करने लग रहा हो मेमोरी के अंदर। ठीक है, उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ठीक है जी, यानी कि प्रोग्राम जब अंडर एग्जीक्यूशन है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। एंड इफ सेवरल प्रोसेसेस आर रेडी टू रन एट द सेम टाइम। ठीक है जी, अगर एक साथ बहुत सारी प्रोसेसेस अगर रेडी है रन होने के लिए, तो वहां पे हमें क्या करनी पड़ती है? वहां पे हमें शेड्यूलिंग करनी पड़ती है सीपीयू की। यानी कि सीपीयू की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसको हमें बाइफरकेट करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है अमंग द अवेलेबल प्रोसेसेस। जितने भी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं उन सभी को हमें टाइम देना पड़ेगा एग्जीक्यूशन का। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग रहे हैं दूसरी का नंबर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है जी, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं हम, जिसके थ्रू क्या होता है? सभी प्रोसेसेस को क्या होता है? प्रोसेसिंग टाइम मिलता है। इफ प्रोसेसेस डू नॉट फिट इन मेमोरी, अगर मान लो 10 प्रोसेसेस आपके पास और आपके जो पास जो मेन मेमोरी है जहाँ पे एग्जीक्यूशन होना है वो क्या है? कम है, और सारे प्रोसेसेस उस मेन मेमोरी के अंदर नहीं आ सकती 10 की 10 प्रोसेसेस। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? वहां पे मेमोरी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? प्रोसेसेस को इन एंड आउट करते हैं। यानी कि जो प्रोसेसेस है वो स्टोर्ड रहेंगी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। ठीक है जी, और वहां से जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी है, मान लो टाइम शेयरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो सभी को टाइम अलॉट होता है। तो जितनी प्रोसेसेस मेन मेमोरी के अंदर आ सकती है, मान लो 5 प्रोसेस आ गई, 5 बाहर रह गई, तो वो क्या होंगी? एग्जीक्यूट होंगी। अब जैसे ही फर्स्ट प्रोसेस का जो टाइम स्लॉट है वो ओवर होगी, तो वो कहाँ पे चली जाएगी? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर चली जाएगी, और सेकेंडरी स्टोरेज में जो प्रोसेस है वो आपकी मेन मेमोरी में आ जाएगी। इस तरह से ये स्विचिंग होती रहेगी, क्योंकि हमारे पास मेमोरी क्या है? लिमिटेड है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज में होल्ड करवा के और स्वैपिंग करवानी पड़ेगी। तो स्वैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग इन एंड आउट ऑफ द प्रोसेसेस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू आपकी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। यानी से सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी जो आपकी रैम है उसके अंदर प्रोसेसेस की इन एंड आउट जो प्रोसेस होती है उसको स्वैपिंग बोलते हैं। ये किस लिए करते हैं? क्योंकि जो मेन मेमोरी है उसका साइज कम होता है, उस कम साइज के अंदर सभी प्रोसेसेस एक साथ नहीं आ सकती, तो हमें क्या करवाना पड़ता है? स्वैपिंग करवानी पड़ती है कि भाई जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम मेन मेमोरी में ले आए, और बाकी सारी कहाँ पे रहेंगी? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो इस तरह से क्या होगा? वो प्रोसेस इन एंड आउट होती रहेंगी और एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो लिमिटेड स्पेस ऑफ मेन मेमोरी के अंदर भी हम क्या कर लेंगे? सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा देंगे बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ स्वैपिंग। ठीक है जी, दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो क्या आता है? वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी जो एक्चुअली आपकी मेन मेमोरी नहीं है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज का ही एक पार्ट होता है, जिसको हम एज ए मेन मेमोरी कंसीडर करके चलते हैं। यानी कि जो स्वैपिंग की जो प्रोसेस होती है, जो हमने बताया कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो मेमोरीज स्टोर रहेंगी और वहां से जब एग्जीक्यूट होनी है वही प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगी। तो वो जो सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है जहाँ पे हम प्रोसेसेस को होल्ड कर रहे हैं, उस स्टोरेज के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है जी, वो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? वो टेम्परेली प्रोसेसेस को होल्ड करने का काम करती है। एग्जीक्यूशन तो आपका मेन मेमोरी के अंदर ही होगा, लेकिन जो प्रोसेसेस वेट में है उन प्रोसेसेस को वो होल्ड करके रखेगी। कब तक? जब तक कि उनका एग्जीक्यूशन की टर्न ना आ जाए सिस्टम के अंदर। जैसे टर्न आएगी तो क्या होगा? मेन मेमोरी से प्रोसेसेस बाहर हो जाएंगी, मेमोरी फ्री हो जाएगी, और जो वर्चुअल मेमोरी है वहां से वो प्रोसेस उठा के एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती रहती कंटिन्यूअसली। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट? एनीवन? राहुल? ठीक है जी। तो बोलो सर।
नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर टू कर्नेल मोड। हमने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक यूजर मोड होता है जहाँ पे यूजर प्रोसेसेस रिजाइड करती हैं, एक कर्नेल मोड होता है। जो कर्नेल होता है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपके हार्डवेयर के साथ, यानी कि जो भी एग्जीक्यूशन होना है वो कहाँ पे होता है, वो कर्नेल के अंदर होता है। कर्नेल इज द मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितने भी फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, जितने भी ऑपरेशन कॉल्स होती है, जितने भी इवेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, वो सारे के सारे आपके कर्नेल सिस्टम के अंदर होते हैं। ये लोअर जो मॉड्यूल है इसके अंदर, ठीक है जी। तो जैसे कि इसमें दिखा रखा है यूजर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यूजर के पास जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी यूजर प्रोसेस यूजर मोड के अंदर आती हैं, और वहां से जब भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है तो कॉल करेगी कर्नेल को, और कर्नेल के अंदर जाके वहां पे क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी और वापस चली जाएगी आपकी यूजर मोड के अंदर, ठीक है, और वहां से आपकी आउटपुट प्रोड्यूस होगी। यानी कि यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है यूजर मोड, और यूजर मोड फिर इंटरेक्ट करेगा कर्नेल मोड के साथ। कर्नेल मोड के कर्नेल मोड फिर क्या करेगा, आपके हार्डवेयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके आपके जो भी प्रोसेसेस होंगी उसको क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है जी। तो दैट इज यूजर टू कर्नेल मोड एग्जीक्यूशन की। यूजर के अंदर यूजर प्रोसेसेस होती हैं, कर्नेल क्या करता है, दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो आपके प्रोसेसेस को क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। अब एक टाइमर का कंसेप्ट आता है इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये टाइमर क्या करता है, दैट टाइमर इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू प्रिवेंट द इनफाइनाइट लूप इन द सिस्टम। अगर मान लो एक प्रोसेस ऐसी है, वो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, एग्जीक्यूट होती जा रही है, एग्जीक्यूट होती जा रही है, एक प्रोसेस है उसका कोई एंड ही नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तो सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज की प्रोसेस स्टेट आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जहाँ पे कोई इनफाइनाइट लूप चलने लग जाए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, टाइमर स्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। टाइमर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हम सिस्टम के साथ क्या कर देते हैं, बिल्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये टाइमर क्या करेगा, ये टाइमर क्या करेगा, ये एक लिमिट स्टेब्लिश कर देगा, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पुट कर देगा कि भाई मैक्सिमम 1 सेकंड है किसी भी प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट होने, मान लो 1 सेकंड कर दी या 1 मिनट कर दी, ठीक है। जनरली सेकंड्स में होता है सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है, MIPS। तो वहां पे हम 1 सेकंड भी इसके लिए सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो मान लो 1 सेकंड स्टेब्लिश कर दिया हमने टाइमर की लिमिट, तो 1 सेकंड के अंदर अंदर अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ठीक है, नहीं तो वो कंप्लीट हो या ना हो, जैसे ही टाइमर की वैल्यू 0 पहुंचेगी वो क्या कर देगा, उस प्रोसेस को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा और नेक्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप है वो क्या हो जाएगी, वहीं पे ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है जी। तो टाइमर क्या है, एक काउंटर है जिसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट होती है बाय द फिजिकल क्लॉक। इसके अंदर फिजिकल जो क्लॉक होती है उसकी उसके थ्रू क्या करते हैं, टाइमर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करवाते हैं हम, ठीक है जी। तो ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये इंटरप्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई की है उस टाइम के बाद क्या करेगा, सिस्टम को इंटरप्ट करेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है जी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, वो काउंटर को सेट करता है कि भाई 1 सेकंड टाइम क्या कर दिया, सेट कर दिया मान लो, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, जब काउंटर 0 वैल्यू के ऊपर रीच करेगा तो ये इंटरप्ट क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है जी। इंटरप्ट मतलब किसी को डिस्टर्ब करना बीच में। तो क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूशन में है, सीपीयू कोई ना कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब काउंटर की वैल्यू 0 पहुंचेगी तो ये क्या करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, एक डिस्टर्बेंस जनरेट करेगा आपके सीपीयू के पास कि भाई जो टाइमर वैल्यू थी वो पूरी हो चुकी है, यानी कि अब इससे अगर ऊपर एग्जीक्यूशन चल रहा है तो दैट इज एन इनफाइनाइट लूप, तो वहां पे कोई ना कोई एरर है, ठीक है जी। तो क्या करेगा, वो वहीं पे उस प्रोसेसिंग को ब्लॉक कर देगा और नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कब स्टेब्लिश होता है, तो ये तब स्टेब्लिश होता है जब कोई भी प्रोसेस को आप शेड्यूल कर रहे हो एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि द ऑपरेटिंग सिस्टम सेट्स अप द वैल्यू ऑफ काउंटर बिफोर शेड्यूलिंग ए प्रोसेस। शेड्यूलिंग करने से पहले ही टाइमर क्या कर दिया, सेट कर दिया काउंटर की वैल्यू, किस लिए, टू रीगेन द कंट्रोल और टर्मिनेट द प्रोग्राम
that exceeds allotted time। भाई आपको टाइम दे दिया 1 सेकंड का प्रोसेस को, अब उस प्रोसेस को 1 सेकंड से ज्यादा मैक्सिमम टाइम नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम जाते ही क्या हो गया, वो इनफाइनाइट लूप में चली जाती है प्रोसेस सिस्टम के अकॉर्डिंग, और वो उसको वहीं पे क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा जी। ठीक है, ये होता है बेसिक फंक्शन ऑफ टाइमर। फिर क्या आता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन आपको पता है एक मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सेस ऑफ प्रोसेसेस और द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रिसोर्स को कौन सी प्रोसेस यूज कर सकती है, कौन सा यूजर यूज कर सकता है, ठीक है जी, और कितनी देर के लिए यूज कर सकता है, वो सब क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या होता है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या एक डिफेंस सिस्टम है, जो क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक होता है, जो अनऑथराइज एक्सेस होती है, उसको ब्लॉक करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम सिक्योरिटी यूज करते हैं। जैसे कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या है कि जिस यूजर को सर्विस मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही और कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस कर रहा है, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस। वॉर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये भी काइंड ऑफ वायरसेस ही होते हैं। थेफ्ट ऑफ सर्विस, सर्विस जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रही, किसी और को मिलने लग रही है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होते हैं, अटैक्स होते हैं जो सिस्टम के ऊपर होते हैं, इनसे हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो सिस्टम क्या करता है, जनरली फर्स्ट डिस्टिंग्विश अमंग यूजर्स। यूजर्स के अमंग क्या करता है, यूजर्स की आइडेंटिटी सेट करता है और उनको क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है कि ये यूजर, इसकी ये फंक्शनिंग डिफाइंड है, ये इन प्रोसेसेस को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आपके सिस्टम के अंदर होता है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करते हैं, उसके पास फुल कंट्रोल होता है। एक गेस्ट होता है, उसके पास वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज की क्या होती है, एक्सेस होती है, वो सिर्फ यूज कर सकता है, सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, इस तरह से। तो इसके अंदर लिए यूजर आईडीज होते हैं, सिक्योरिटी आईडीज होती हैं, जिसके अंदर नेम और उनके नंबर एसोसिएट होते हैं पर यूजर, हर एक यूजर का डिफरेंट होता है। ठीक है जी, वो यूजर आईडी क्या होती है, उस पर्टिकुलर अकाउंट सेक्शन के अंदर जितने भी फाइल्स होंगी, जितनी प्रोसेसिंग होंगी, सभी के साथ क्या होती है, अटैच्ड होती है। तो जब भी आप पर्टिकुलर यूजर आईडी से एक्सेस करोगे, तो जो भी आपके परमिशन सेट हैं, आप सिर्फ उन्हीं को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, ग्रुप आइडेंटिफायर, जो क्या करता है, अलाउ करता है यूजर्स को टू सेट द डिफाइंड एंड कंट्रोल्स मैनेज्ड। जो भी कंट्रोल्स उनके अंदर डिफाइंड है ऑलरेडी, वो सिर्फ उन्हीं कंट्रोल्स को क्या कर सकता है, वो पर्टिकुलर उस ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर क्या हो गया, ए नंबर ऑफ यूजर्स को हम एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं, और ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेट कर दी कि भाई इस ग्रुप के अंदर जो ऐड होगा वो यूजर ये रिसोर्सेज, ये फाइल्स, ये प्रोसेसेस को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। वो होता है ग्रुप, जिसके अंदर रिलेटेड यूजर्स को हम कंबाइन कर देते हैं। ठीक है जी, दूसरा होता है प्रिविलेज एस्केलेशन, जो क्या करता है, अलाउ करता है यूजर को टू चेंज टू इफेक्टिव आईडी विद मोर राइट्स। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूजर के जो राइट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी अदर ग्रुप के अंदर, या किसी अदर जो भी परमिशंस जो हम डिफाइन करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, रिसोर्स के लिए, तो वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं प्रिविलेजेस को। ठीक है जी, तो ये सब था आपका जी बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स के बारे में। ठीक है जी, यस सर।